आज मैं आप लोगों को लेसन 4 विषय भूगोल और इसका टॉपिक है सागरी नितल की संरचना के बारे में कुछ बताने का प्रयास करूंगा। जैसा कि इसका टॉपिक है सागरी नितल, तो पहले हम इन दो शब्दों को समझेंगे, सागरी और नितल। आप लोगों को बताया गया है कि पूरे पृथ्वी पर ये 29% भाग स्थल है जिसको हम महाद्वीप कहते हैं, और 71% भाग जल है जिसको हम जलमंडल कहते हैं, या फिर वो ये महाद्वीपी भाग और ये महासागरी भाग। अब सागरी नितल, पहले नितल को हम समझते हैं क्या है। सागरी का मतलब इसका संबंध सागर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर दो तरह के भाग है, महाद्वीप और महासागर, तो इसका संबंध सागरी जल से है। नितल का अर्थ ये है, ये देखिए ऊपर ये जो है, ये हमने जो आकृति बनाई है, ये जो है सागर का तल है, समुद्र तल जिसको हम कहते हैं, ये समुद्र तल। तो ये इसका ऊपर वाला सरफेस है जिसको हम सी लेवल कहते हैं, सी लेवल समुद्र तल। और नितल है, नितल का मतलब उसका पेंदा, सबसे नीचे, सबसे नीचे। तो सबसे नीचे ये जो सागर आप देख रहे हैं, हमने जो आकृति बनाई है उसमें ये जो ब्लू कलर से रखा है ये जल है, और जल के अंदर डूबा हुआ ये भाग है। ये जो आपको कलर आपको दिख रहा है ये भी भाग जल के अंदर डूबा हुआ है। अब जल तो यहाँ तक है, जल यहाँ तक भी है, नीचे तक जल है, और इसकी संरचना जो सागर का नितल है, नीचे का भाग है, सागर के नीचे का भाग है, ये सागर है उसके नीचे का भाग है, उसकी संरचना किस प्रकार से है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अब आपने इसके पहले वाले लेसन में पढ़ा था कि यहाँ से जब हम महाद्वीपों की बात करते हैं और उसमें हम भूपटल की बात करते हैं, जब हम भूपटल की बात करते हैं तो इस भूपटल पर आप देखते हैं कि यहाँ से आप चलते हैं, आपको बिल्कुल समतल जमीन मिलती है। समतल जमीन मिलने के बाद फिर अचानक आप कहीं कहीं आप देखते हैं कि वो भाग उठा हुआ होता है और ऊपर जो है वो चपटा होता है, और फिर इसके बाद अचानक आप देखते हैं कि भाग काफ़ी ऊंचाई तक उठा हुआ भाग होता है। तो भौगोलिक भाषा में जो बिल्कुल समान है उसको हम कहते हैं कि मैदानी क्षेत्र है, और जो भाग मैदान से समतल से ऊपर उठा हुआ है लेकिन उस पर चोटी नहीं बनी हुई है, इस भाग को हम पठार कहते हैं। और पठार के बाद में फिर जब एकदम बहुत ऊंची ऊंचाई तक का भाग आपको भूपटल से उठा हुआ दिखाई देता है, तब उसको हम पर्वत के रूप में देखते हैं। एक और आकृति इन दोनों के बीच में आती है, ये देखो यहाँ से पठार से अचानक इसका स्रोत धीरे धीरे नीचे हुआ, नीचे होने के बाद फिर ये ऊपर गया, तो ये बीच की जो आकृति बनती है, इस बीच की आकृति को हम घाटी कहते हैं। तो तीन चीजें हम देखे, इसमें समतल मैदान देखा, इसमें पठार देखा, और इसमें हमने पहाड़ देखा, और हमने घाटी देखा। तो ये जो आकृतियां आपको धरातल के ऊपर दिखाई देती हैं, मैदान के रूप में, घाटी के रूप में, पर्वत के रूप में और पठार के रूप में, उसी प्रकार की आकृति आपको समुद्र के नीचे दिखाई देती है। हालांकि ये पूरा का पूरा भाग जो ये रेखा है, इस रेखा के नीचे का पूरा भाग ये समुद्री जल से भरा हुआ है, समुद्र से भरा हुआ है, जल से भरा हुआ है। तो जब आप यहाँ से इसका अध्ययन करते हैं तो इसके बारे में आप देखते हैं कि ये ढेर सारे शब्दों को मैंने लिखा हुआ है। तो पहला तो आप ये जान लीजिए, पूरी पृथ्वी के ऊपर जल जो है वो 71% है और 29% ये स्थल है। अब ये जो आकृति बनी हुई है, जो आकृति यहाँ है आप देख रहे हो, ये पहाड़ है, घाटी है, पठार है, मैदान है, इस तरह की आकृति आपको यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रही है, समुद्र के अंदर भी। क्योंकि वो समुद्र के अंदर डूबा हुआ है इसलिए वो चीज़ हमको नज़र नहीं आती। जब हम दूर से समुद्र को देखते हैं तो समुद्र हमको बिल्कुल एक लेवल में दिखाई देता है, लेकिन उसके नीचे जब हम जाते हैं
तो वो उसके नीचे उसी प्रकार की आकृतियां नजर आती हैं जिस प्रकार धरातल के ऊपर की आकृतियां हैं। एक और चीज, जैसे किसी भी स्थान की जब हमको ऊंचाई मापनी होती है तो उसमें हम सी लेवल का, सागर तल का हम जिक्र करते हैं, इसका हम देते हैं। अब मान लीजिए कि एक सागर तल है और इस सी लेवल के ऊपर हम यहाँ देखते हैं कि ये जो सबसे ऊंचाई है पूरे विश्व की, सबसे ऊंचा स्थान 8,848 मीटर है, जो माउंट एवरेस्ट के रूप में, हिमालय माउंटेन में माउंट एवरेस्ट के रूप में ये 8,848 मीटर है। और सबसे गहरा गर्त समुद्र के नीचे, जो सबसे नीचे वाला गर्त है, वो 11,034 मीटर है। अब देख लीजिए, ये लगभग 9 किलोमीटर धरातल से ऊपर है और सी लेवल से ये लगभग 11 किलोमीटर, 11,034 मीटर ये गर्त है। तो किसी भी स्थान की ऊंचाई जब हम मापते हैं, और एक बात और बता दूं कि हर देश की जो ऊंचाई नापने की प्रक्रिया है कोई सार्वभौम नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है। वो हर स्थान अपने यहाँ की ऊंचाई को अपने आधार पर माप करता है। आज़ादी के पहले जैसे हमारे यहाँ ऊंचाई मापने के लिए कराची के पास जो अरेबियन सी है, वहाँ का मानक था, वहाँ किसी लेवल से हम किसी स्थान की ऊंचाई मापते थे। लेकिन अब जो है देश के आज़ादी के बाद वो केरल के पास जो अरब सागर है, वहाँ के सी लेवल को बेस मान करके हम ऊंचाई मापते हैं। अब देखिए, अब ये जैसे ये यहाँ पर ये पहाड़ हो गया, घाटी हो गई, पठार हो गया, पठार के बाद ये मैदानी क्षेत्र है। आवश्यक नहीं है कि ये जो क्रम है यही क्रम सब जगह हो। जब हम भूगोल के अंदर विस्तृत रूप में इसका हम अध्ययन करते हैं तो हर महाद्वीप की, हर देश की अपने प्रकार की संरचना है। और ये जो आकृतियाँ आपको दिख रही है ये यूनिवर्सल नहीं है कि इसके बाद यही होगा, वो इसका क्रम बदला भी जा सकता है। ये स्थिति यहाँ आ सकती है, ये यहाँ जा सकता है, ये यहाँ आ सकता है, ये वहाँ जा सकता है, कहीं भी कुछ। एक सामान्य जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, अगर ये बात आपको समझ में आएगी तो निश्चित रूप से ये पाठ अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। तो पहली बात, ये जो है ऊपर वाला भाग देख रहे हैं ये सी लेवल है, और नीचे जो ये भाग है ये नितल है, इसका पेंदा जिसको आप कहते हैं, ये नीचे का है। और एक बात और आप जान लीजिए, ये पूरा जो हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं, ये जो है समुद्र के ऊपर उठा हुआ भाग है, ये पूरा भाग समुद्र के नीचे है। लेकिन यहाँ पर ये जल है और ये जल नहीं है। ये जो जल के अंदर जो आकृति आपको दिख रही है, ये आकृति वो पूरी तरह से ये बेसाल्ट और ग्रेगो चट्टानों से बना हुआ है। तो इसके बारे में हम आपको और भी कुछ बताने का प्रयास करते हैं। ये देखो, जैसे आप समुद्र के किनारे जाते हैं तो समुद्र के किनारे जाने के बाद जैसे आप देखते हैं तो आपको एक तल दिखाई देगा। ये समुद्र तट का ये तट है, समुद्र का तट है। समतल जगह, लगभग समतल जैसी जमीन आपको कुछ लगभग 500 मीटर या 1 किलोमीटर तक की दिखाई देती है। इसके बाद जहाँ समुद्र शुरू होता है, ये स्थल यहाँ से ये नीचे की ओर झुका हुआ मिलता है। अब होता यह है कि ये कम से कम इसकी गहराई जो है लगभग 200 मीटर होती है, जिसको हम महाद्वीपीय जलमग्न तट कहते हैं। ये सीमा है, यहाँ पर सीमा लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम महाद्वीपीय जलमग्न तट कहते हैं। ये तट है और इसकी जो औसत गहराई है वो लगभग 200 मीटर तक है। और ये आवश्यक नहीं है कि आप एक स्थान पर आप जो समुद्री महाद्वीपीय मग्न तट आप देख रहे हैं, वो जो उसका आंकड़ा है वही आंकड़ा सर्वत्र हो, हर महासागर में हो, ऐसा नहीं है। ये हर आंकड़े, लेकिन सामान्य तौर पर जो पाया गया है, ये देखिए 200 मैंने लिखा हुआ, 200 मीटर, ये 200 मीटर, ये इसकी गहराई जो है वो 200 मीटर तक है। अच्छा, अब इससे ये जो समुद्र तट हो गया। अब यहाँ के बाद, उसके बाद ये 200 मीटर की दूरी के बाद अचानक जो है, कभी कभी ये आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बाद जो है महाद्वीपीय, ये देख रहे हो, ये यहाँ पर ये लिखा है महाद्वीपीय ढाल। ये इसकी जो गहराई है 200 मीटर है, लेकिन 200 मीटर की ये देखो, ये जो गहराई इसकी गहराई है, और ये आकार जो है ये यहाँ से यहाँ तक ये लगभग जो है
48 किलोमीटर तक होता है। ये 48 किलोमीटर तक हो सकता है ये जो गहराई, काफी लंबा इसका विस्तार होता है। यहाँ के बाद तब हम देखते हैं कि ये जो है यहाँ से अचानक यहाँ से बहुत तीव्र ढाल यहाँ शुरू हो जाता है। इस तीव्र ढाल को महाद्वीपीय ढाल कहा जाता है। ये पहला, जिसकी गहराई केवल 200 मीटर है, गहराई, लंबाई नहीं, गहराई केवल जब जाएंगे तो 200 मीटर गहरे तक का है। तो ये भाग जो है इसको हम महाद्वीपीय जलमग्न तट कहते हैं। और उसके बाद ये देखो तुरंत एक जो है ढाल शुरू हो जाता है, और ये कम से कम ये 200 से लेकर के ये लगभग 2000 मीटर तक होता है। देखिए ये लगभग 2000 मीटर तक, यहाँ तक लगभग 2000 मीटर तक ये गहरा हो सकता है। फिर इसके बाद अब देख रहे हो कभी कभी ये अब जमीन सब ये जमीन ये चट्टान से बना हुआ है, लेकिन सर्वत्र जैसा नहीं है। यहाँ पर आप सीधे सीधे आए, फिर इसके बाद ढाल आ गई, फिर इसके बाद जमीन उठी हुई है, आपको एकदम नुकीला पहाड़ की तरह दिख रहा है। तो जो भाग पहाड़ की तरह हो लेकिन वो जल से ढका हुआ हो, जल के अंदर हो, उसका नाम है जलमग्न कटक। देख रहे हैं, ये जलमग्न कटक, ये स्थल का भाग है, ऊंचा उठा हुआ है। और फिर इस भाग को हम जलमग्न कटक, जलमग्न का मतलब जो पहाड़ी जैसा दिखता है, नुकीला दिखता है और वो पूरी तरह से जलमग्न होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है। इसका नाम है जलमग्न कटक। इसको पानी में डूबा हुआ कटक, मतलब ये जो पहाड़ जैसा दिख रहा है, आकृति दिख रही है, ये कटक है जो कि पानी में जल में डूबा हुआ है, इसलिए उसको जलमग्न कहते हैं। फिर इसके बाद यहाँ से फिर एक तीव्र ढाल शुरू होता है, काफी गहराई में जाता है। और फिर अचानक जो है एक समतल मैदान की तरह एक विस्तृत क्षेत्र दिखाई देता है। तो ये इसकी गहराई 200 मीटर, 200 मीटर के बाद की गहराई 200 मीटर से लेकर के 2000 मीटर तक, और फिर उसके और 2000 मीटर नीचे तक चले जाते हैं। तो ये जो भाग आपको दिखाई देता है, इसको सागरीय मैदान। अब यहाँ पर ये जो भाग है ये सागरीय मैदान। सागरीय मैदान होने का मतलब क्या है, ये नीचे का जो इसका पैदा है, ये भाग है, ये काफी समतल है, बहुत कुछ समतल है। अच्छा, फिर इसके बाद जब हम और आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ आप देख रहे हो, फिर इसी आकृति में से ये कटक जैसा, ये भी कटक है, ये भी कटक है, जलमग्न है। फिर ये यहाँ से फिर दूसरा एक कटक तैयार है। एक तरह से कटक ये पर्वत श्रेणी की तरह है, पहाड़ की श्रृंखला की तरह है। और एक बात और है कि ये जो सागरीय मैदान है, ये हजारों किलोमीटर लंबा हो सकता है। इसकी लंबाई चौड़ाई हजारों किलोमीटर हो सकती है। और ये जो पर्वत श्रृंखला है, ये आप देख रहे हो, ये भी हजारों किलोमीटर तक लंबी हो सकती है। तो इन पर्वत श्रृंखला का जो भाग जल में डूबा हुआ है वो कटक, और जो भाग जल से ऊपर निकला हुआ है इसको हम द्वीप कहते हैं। ये देखो द्वीप वो स्थान होता है जो चारों तरफ समुद्र के जल से घिरा हुआ हो, बिल्कुल चारों ओर समुद्र के जल से घिरा हुआ हो। ये देखो, इसके चारों ओर यहाँ पर ये समुद्र चारों तरफ से घिरा हुआ है। और ये जो है ढेर सारे द्वीप हैं, जैसे आपके भारत में अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, और ढेर सारे जापान के अंदर है, इंग्लैंड के आसपास में है। लाखों की संख्या में छोटे बड़े द्वीप हैं। और अगर द्वीप है, इसका मतलब कि वो कहीं से स्थल से नहीं जुड़ा हुआ है, वो उसके चारों तरफ समुद्र का जल है। तो वह भूमि का वो भाग जो चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ हो, उसको हम द्वीप कहते हैं। ये देखो, इसको हम द्वीप कहते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पर और कुछ चीज़ें आपको दिखाई दी। ये देखो, यहाँ इन दोनों के बीच में जहाँ से ढाल शुरू हुआ, यहाँ से फिर देख रहे हो ये घाटी जैसा आकृति यहाँ पर बन रही है, और इसको हम गर्त कहते हैं। ये गर्त है, गर्त मतलब खड्डा। और यहाँ पर भी देख रहे हो, यहाँ की इस कटक और इस कटक के बीच में यहाँ पर गर्त है। फिर इस और इसके बड़ी ये जो है यहाँ इसके यहाँ गर्त है। फिर इसके बाद यहाँ देखते हो, और यहाँ भी गर्त है, ये गर्त है, ये भी गर्त है। अच्छा, ये देखो कुछ पठार जैसा भाग दिखता है। ये जो भाग है कुछ पठार जैसा दिखता है यहाँ पर। इसके अंदर चोटी नहीं है, लेकिन पूरी तरह से जल में डूबा हुआ है, लेकिन इसका विस्तार मैदान की तरह बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये पठार जैसा भाग दिखता है। अब इस पठार और इसके बीच में आप देखो, ये जो भाग है
ये बिल्कुल गर्त है, बहुत नीचे तक चला गया है। और ये इसको हम गर्त भी कहते हैं और एक तरह से इसको हम खाई भी कहते हैं। बहुत ज़्यादा गर्त होता है तो इसको खाई कहते हैं। और अभी आप देख लीजिए कि ये जो मरीनोवा का गर्त हमने आपको यहाँ पर बताया, ये प्रशांत महासागर में ये मारियाना गर्त करके स्थान है। अभी आप कहोगे भाई इतनी 11 किलोमीटर नीचे तक जाकर के किसने उसकी गहराई मेजर की थी? तो अभी हाल ही में विशेष जो है भूवैज्ञानिकों की टीम ने सर्वेक्षण किया था। उसमें कुल पूरे विश्व में ये 57 बड़े बड़े गर्त जो हैं बहुत गहरे हैं, जिनकी गहराई वो लगभग 5000 मीटर से ज़्यादा की है। तो यहाँ पर तो आपने देखा कि ये जो गहराई हमें 4000 मीटर के बाद जो सागरी मैदान शुरू हो जाता है, लेकिन ये गर्त देखा, ये गर्त ये जो है 11034 मीटर तक है। लेकिन ये 57 इसी प्रकार के दूसरे भी गर्त की तलाश की गई है। आजकल नई टेक्नोलॉजी में लेज़र का प्रयोग करके, ऊपर से लेज़र का प्रयोग करके यहाँ तक आते हैं और आने के बाद उसकी ऊंचाई का आकलन हम कर लेते हैं। तो अभी तक आपने क्या क्या देखा? आपने ये देखा कि ये जिस तरह से स्थल के ऊपर आपको मैदान, पठार, पर्वत श्रेणियाँ, घाटी मिलती हैं, उसी प्रकार जब हम सागर के अंदर जाते हैं तो सागर के अंदर जल में डूबा हुआ है, बिल्कुल जल में डूबा हुआ है, वहाँ भी हमको विशेष प्रकार की इसी प्रकार की विशिष्ट आकृतियाँ मिलती हैं। अब जब सागर से नीचे हम जाते हैं तो यहाँ ये देखो, फिर ये मग्न तट, ये महाद्वीप का ही हिस्सा है। महाद्वीपी मग्न तट का मतलब महाद्वीप का हिस्सा है और ये जल से डूबा हुआ है। इसकी गहराई 200 मीटर है और उसके और नीचे जाते हैं तो जहाँ पर ये कटक इसकी यहाँ पर गहराई है, यहाँ पर बताया गया लगभग 2000 मीटर है। और जहाँ से सागरी मैदान शुरू होता है उसकी औसत गहराई जो है वो 4000 मीटर है। लगभग यहाँ से 4 किलोमीटर आप अंदर आएंगे तो ये मैदान आपको दिखाई देगा। वो सागरी मैदान है, वो स्थलीय मैदान नहीं है। ये मैदान पूरी तरह से, ये पूरी आकृति पूरी तरह से जलमग्न है, पानी के अंदर डूबी हुई है। और फिर इसके बाद ये हमने बताया कि खाई है, यहाँ खाई है, यहाँ भी खाई है और फिर पठार जैसा है। फिर ये देखो एक बहुत बड़ी गर्त के रूप में है और ये प्रशांत महासागर के अंदर गर्त है जिसका नाम है मारियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11034 मीटर है। अब इसके बारे में कुछ और आकृति, ये तो हो गया आपका पूरा। अब होता ये है कि ये जो क्षेत्र है, इसके पहले वाले पार्ट में आपने पढ़ा था कि ये जो इस तरह से आपने पढ़ा था, ऊपर वाला भाग जो था वो सियाल था, नीचे सीमा था, ये सियाल, ये सीमा और ये नीचे वाला भाग जो था इसको नीफे, ये नीचे वाला भाग था, ये इस तरह से था। तो अब देखेंगे कि जब इसके नीचे हम चले जाते हैं, अब यहाँ पर ये जो चीज़ें बिल्कुल जो इसकी का नितल है, नितल के करीब होता है, ये जो क्षेत्र होते हैं, इन क्षेत्रों के पास में ज्वालामुखी और भूकंप के ये क्षेत्र जो बड़े संवेदनशील होते हैं और यही क्षेत्र होते हैं जहाँ पर भूकंप और ज्वालामुखी सक्रिय होते हैं। और अगर केवल झटका लग गया तो भूकंप आ गया और अगर वो फूट गया तो ढेर सारा उसमें से लावा, मैग्मा, गैस ये सब बाहर निकलती है और वो निकल करके ऊपर वो जमा होती रहती है। अगर भूकंप या ज्वालामुखी फटता है, खासतौर से भूकंप अगर आते हैं तो उस भूकंप में इन जो समुद्र तटीय भाग है उसमें एक विशेष प्रकार की, जिसको आप सुनामी कहते हो, उस तरह की महाप्रलयकारी लहरें जो है वो समुद्र में उठती हैं। तो ये जो भाग है, ये जो है भाग, ये महाद्वीपीय जलमग्न है। ये देखो कटक कहते हैं इनको। समुद्र के अंदर स्थल का वो भाग जो समुद्र में डूबा हुआ है लेकिन वो पहाड़ जैसा है, उसको हम कटक कहते हैं। जो बाहर निकल गया उसको हम द्वीप कहते हैं। ये मैदान है और दो पहाड़ियों के बीच की जगह को हम खाई कहते हैं और जो बहुत बड़ा गर्त है उसको भी खाई कहते हैं, तो हम इसको गर्त कहते हैं। एक और चीज़ है कि ये सब सारी चीज़ें अब ये क्षेत्र जो है भूकंप के लिए जाने जाते हैं, अति संवेदनशील होते हैं, यहाँ से भूकंप और ज्वालामुखी की लहरें उठती हैं। ये जो भाग होता है, ये देख रहे हो, ये जो भाग है, ये जो समुद्र, ये महाद्वीपीय मग्न तट है जिसकी गहराई 200 मीटर है।
200 मीटर गहराई होने का मतलब कि उस भाग में सूरज की किरणें अच्छी तरह से पड़ती हैं और किसी भी जीव जल को जीवित रहने के लिए, अच्छी तरह से विकसित होने के लिए उनको प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर वो ढेर सारे कवक, पौधे, इस तरह की वनस्पतियाँ यहाँ होती हैं जिनको जो भोजन के रूप में मछलियाँ इस्तेमाल करती हैं। तो मछलियों के लिए सबसे उपयुक्त स्थल जो होता है वो ये होता है जो आपका महाद्वीप की जलमग्न तट है। दूसरा ये है कि अब मान लीजिए अगर पेट्रोलियम आपको पता लग जाए, भाई यहाँ पर पेट्रोलियम है, यहाँ पर पेट्रोलियम है, या बायोगैस है, पेट्रोलियम है, तो अब पेट्रोलियम को निकालने के लिए आपको 4000 मीटर, ये मतलब ये 4 किलोमीटर, ये अब ये 2 किलोमीटर हो तो 6 किलोमीटर आपको खोदना पड़ेगा। और समुद्र के अंदर 6-6 किलोमीटर अंदर जाना ये संभव नहीं है, मुश्किल काम है। तो और ये जो भाग है ये 200 मीटर तक का भाग, इसकी गहराई केवल 200 मीटर है। तो पूरी जो पूरा जो पेट्रोलियम है, उस सागरीय क्षेत्र का पेट्रोलियम जितना भी है, उस पेट्रोलियम का ये लगभग 20% भाग, पेट्रोलियम का 20% भाग वो इन्हीं, ये जो महाद्वीपीय जो मग्न तट हैं, जलमग्न तट हैं, इन्हीं से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर गैस भी मिलती है और यहाँ पर पेट्रोलियम भी यहाँ पर उपयुक्त होता है। तो दो तरह से ये जो भाग है पेट्रोलियम के लिए और मछली उत्पादन के लिए या मछलियों के वृद्धि के लिए ये भाग सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। जब ये भाग है, इसका क्या उपयोग है? ये जो सागरीय मैदान है, आपने देखा होगा कि किसी भी देश की जो नौसेना अगर ज़्यादा स्ट्रांग है, मजबूत है, तो वो देश कभी हारता नहीं। और जिस देश के करीब में, अगर उसके करीब में अगर ये सागरीय मैदान पाए जाते हैं तो अपनी नेवी को, तो इस प्रकार की नेवी में इस तरह के जहाज है जो पूरी तरह से जलमग्न होते हैं, जल में अंदर रख करके दिए जाते हैं, सबमरीन। तो वो देश जो है एक बहुत बड़ी सेना नेवी की अपनी तैयार करता है और उसके अंदर जो है वो रख करके उसका उपयोग करता है। दूसरा एक और चीज़ है इसमें, ये जो शब्द मैंने लिखा हुआ है सागरीय निक्षेप। निक्षेप का मतलब होता है जमा करना। आप समुद्र के किनारे आप देखते हैं कि समुद्र के किनारे जो उसके किनारे के भाग हैं, बरसात का पूरा पानी, गंदा पानी, या फिर अगर उस समुद्र के किनारे अगर शहर बसा हुआ है, फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, तो उनका जो है ढेर सारा कचरा, मलबा वो बह करके इसके अंदर आता है और वो उसके अंदर निक्षेप होकर के निक्षेपित होता है। और बरसात के समय में कभी कभी बहुत बारीक जो बिल्कुल महीन मिट्टी के कण वो निक्षेपित होते रहते हैं। यहाँ तो कुछ निक्षेपित नहीं होगा, तो सीधे चला आएगा, ऊपर जाएगा नहीं। फिर ये पानी के अंदर घुल करके वो कुछ हद तक यहाँ थोड़ा सा उसका अंश जो है वो इस सागरीय मैदान के अंदर जमा हुआ पाया जाता है। और दूसरा शब्द है, ये देखो सागरीय निक्षेप। जैसे हम डेल्टा की बात करते हैं, तो अब डेल्टा में एक बार समुद्र के अंदर नदियों के द्वारा जो मिट्टी या दूसरे जो पदार्थ लाए जाते हैं वो जमा होते हैं। फिर बरसात का सीज़न ख़त्म हो गया, वो वहाँ जमा हो गई, फिर दूसरा सीज़न आया, दूसरे सीज़न में भी उस तरह की स्थिति वहाँ पर बनती है। तो धीरे धीरे वो एक डेल्टा के रूप में भी वो बनते हैं और एक के ऊपर एक दूसरी परत जमा होती जाती है। उस तरह से अवसादी चट्टानों का भी, सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टानों का भी निर्माण कभी कभी होते हुए देखा जाता है। और ये देखो सागरीय पंख। पंख का मतलब होता है कीचड़, पंख का मतलब कीचड़। अब इसके अंदर जो भी चीज़ें बाहर से बह करके आ रही हैं वो निक्षेप जमा हो रही हैं, तो वो एक कीचड़ के रूप में होती है। उसके नीचे आप पैर डालेंगे तो पैर थोड़ा सा आपका 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर अंदर जाएगा। तो और अब ये क्रिया जो है सतत बनी रहती है। और चूँकि समुद्र का विस्तार इतना ज़्यादा है, 71% भाग पर है, इसलिए बहुत उसका असर नहीं पड़ता। लेकिन ये जो शब्द है पंख, ये सागरीय पंख है जो बाहर से लाए गए अवसादों के जमने के कारण बनता है। तो ये चीज़ें आपको, मुझे लगता है कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो एक बार फिर खास जो चीज़ें हैं उनको मैं बता दूं 1 मिनट के अंदर में। ये जो पूरा का पूरा भाग है, ये जो 2 कलर में दिखा गया है, ये जल है और ये भी जल है। जल के नीचे ये स्थल है, ये चट्टानें हैं, ये कठोर चट्टानें हैं। और ये चट्टानें जो है बेसाल्ट और ग्रेवो
मजबूत चट्टानें, कठोर चट्टानें, उनसे बना हुआ है। और जैसे यहाँ से आप चलते हैं, आप 200 मीटर लगभग काफ़ी दूर तक अंदर तक जाते हैं। 200 मीटर की गहराई के बाद ये तीव्र ढाल शुरू हो जाता है। फिर कहीं कहीं पर हो सकता है कि ये जो आपको कटक मिला है, कटक न मिले, आवश्यक नहीं है तो नहीं मिलता है, तो अब ये ऐसा बन गया। यहाँ बनने के बाद ये मैदानी हो गया। फिर इसके बाद ये जो भाग इन चट्टानों का बना हुआ पर्वत श्रृंखला, ये देखो ये श्रृंखला के रूप में हो गया। ये मैदान जो है हजारों किलोमीटर इसका विस्तार है। फिर ये पर्वत श्रृंखला भी, ये पहाड़ अंदर जैसा है, ये भी हजारों किलोमीटर है। जो भाग जमीन से, जो भाग समुद्र के ऊपर निकल गया, ये द्वीप है। इसके ऊपर आपको इसी प्रकार की आकृतियाँ मिल सकती हैं जो आकृतियाँ यहाँ पर हैं। द्वीप के ऊपर यहाँ पर ढेर सारे द्वीप हैं जिनके ऊपर मानव अधिवास हैं, लोग बसे हुए हैं, लोग हैं। और ये जो भाग है ये परछाई के रूप में है, ये मारियाना गर्त है। ये दोनों क्षेत्र जो है भूकंप और ज्वालामुखी के लिए बेहद चूँकि संवेदनशील हैं। और क्योंकि उसके नीचे वाला भाग जब आप पढ़ेंगे, ये सियाल वाला ऊपर वाला भाग आप देखते हैं तो पिघला हुआ है, तो वो ये अर्धद्रव अवस्था में है। और ये चूँकि यहाँ कमजोर पड़ता है, इसलिए तोड़ करके ऊपर निकल करके ज्वालामुखी या भूकंप के झटके वहाँ पर जैसे अनुभव किए जाते हैं। और निक्षेप का मतलब जो बाहर से जो भी पदार्थ औषधि के रूप में अंदर जाते हैं तो वो समुद्र के अंदर जमा होते रहते हैं। अब एक और चीज़ है कि समुद्र के अंदर जितने भी जीव जंतु हैं वो सुरक्षित रहें। और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सागर के तट पर या सागर के अंदर, समुद्र के अंदर, जैसे अब एक नई सरकार की भी नई मुहिम चल रही है कि जो जल समुद्र के अंदर छोड़ा जाए वो प्योरीफाई करके छोड़ा जाए। और ये प्रोग्राम चल रहा है, अभी पूरी तरह से सफल नहीं हुआ है, लेकिन ये कोशिश है क्योंकि समुद्र के अंदर लाखों की संख्या में लाखों प्रकार की प्रजातियां हैं और वो प्रजातियां सुरक्षित रहें और वो प्रजातियां हमारे पर्यावरण के साथ बड़ा सहयोग करती हैं। तो हमारा पर्यावरण शुद्ध हो, इसके लिए समुद्र तट को हमें बिल्कुल शुद्ध रखने की